प्रणाम। मैं राम बंधु तिवारी। बिहार की राजनीति में आज बड़ा धमाका हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक ऐसे दावे किए जिसने सियासी हलचल मचा दी है। तो आइए देखते हैं ये पूरा मामला एक नए सियासी एंगल के साथ। सबसे पहले नोटिस पॉलिटिक्स। एक तरफ मंत्री अशोक चौधरी का 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, दूसरी तरफ बीजेपी सांसद का 132 करोड़ का दावा। पीके का पलटवार। साफ आरोप साबित कीजिए या नोटिस वापस लीजिए। उन्होंने आगे 500 करोड़ रुपए की हेरा फेरी के खुलासे का भी खोलने का वादा किया है। पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले एक साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अनिता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले एक साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार है, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से, न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। अब इसमें नया एंगल क्या है, इसको समझते हैं। बिहार की सियासत में मानहानि नोटिस अब हथियार बन गया है। सवाल है, क्या यह डर का संकेत है या पीके की चुनौती का असर? जबकि होना यह चाहिए कि जीरो टॉलरेंस की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार के मंत्री को सीधा और सपाट जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इस खरीद फरोख्त का असली चेहरा यह है जो नहीं हो रहा। प्रशांत किशोर ने जियालाल आर्य, अमृत प्रत्यक के सासू मां तथा कुणाल किशोर जी के पत्नी को भी सलाह दिए हैं कि कम से कम वे आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह तो बताएं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया। फिर आया सबसे बड़ा धमाका। पीके ने सीधे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम लिया। आरोप 1995 के तारापुर कांड में 7 लोगों की हत्या का मुकदमा और शिल्पी गौतम हत्याकांड के भूत को सामने कर दिया, जिसमें राकेश कुमार और सम्राट चौधरी आरोपी रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई, 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए, 44/1995 में। और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया, जिसमें बताया गया, जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है सम्राट
चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है। उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। अब इसमें नया एंगल यह है कि चुनावी मौसम में हत्या का पुराना मामला उठा करके जनसुराज अपने तगड़े विरोधियों को बचाव मोड में धकेल दिया है। महागठबंधन पर कुछ बोलने के बजाय ये लोग जनसुराज से छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। तत्काल इनके सामने अब महागठबंधन नहीं बल्कि जनसुराज है जो जनता के सामने इनकी काली करतूतों का पोल खोल रहा है। हमाम में सब नंगे हैं, इस बात को बताने की क्षमता जनसुराज के पास है। इस विषय को बताने में प्रशांत किशोर सफल हो रहे हैं। बिहार को एक हत्या का आरोपी उप मुख्यमंत्री चला रहा है, इस बात को समझाने में प्रशांत किशोर सफल हो रहे हैं। पीके ने पार्टी फंडिंग पर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने 3 साल में 241 करोड़ की कमाई, जिसमें से 98 करोड़ दान कर दिए जनसुराज को, यह बात भी बताई। बीजेपी के कुछ छोटे भैया लोगों ने प्रेस वार्ता की कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है। प्रशांत किशोर ने पटना में जमीन खरीदी है, इनके पास सेल कंपनी है। तो मैं आज कोई भी खुलासा करने से पहले अपने लिए, अपने जनसुराज में जुड़े हुए साथियों के लिए और बिहार की जनता के लिए ये बात बताना चाहता हूं कि अभी आपको आंकड़े जारी कर रहा हूं, उसको नोट कीजिए। पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया है। हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूं। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़। बिहार के लोग सुन लो, कर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं उस पर जो फीस मिलती है उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और
उस पर 30,95,00,000 रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है इनकम टैक्स, और 98,75,00,000 रुपया डोनेट किया है जन सुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं। अब इसका नया एंगल हम समझते हैं। गाहे बिगाहे मीडिया में यह बात चलती रहती है कि पीके इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। उन पर यह भी आरोप लगाने की कोशिश किया गया है कि वह ब्लैक मनी को चला रहे हैं। पीके कुछ नहीं बल्कि कॉर्पोरेट दलाल है। लेकिन पीके ने अपने कमाई का लेखा जोखा प्रस्तुत कर यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और पारदर्शिता हमारी पूंजी है। हम कमाने के लिए नहीं बल्कि बिहार का पुराना गौरव लौटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आखिर में पीके का चुनावी दावा, जन सुराज या तो पहले नंबर पर होगी या आखिरी पर। पीके का यह कहना कि मैं समझौते की राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं पूर्णतः आशान्वित हूं कि जनता मेरे ईमानदार कोशिश को जरूर समझेगी। या तो मुझे हीरो बनाएगी, नहीं तो जीरो पर आउट कर देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता उनके दावों को कितना सिर माथे लेती है, जन सुराज के चिंतन को कितना महत्व देती है। तो दोस्तों, ये थे प्रशांत किशोर के आज के बयान और दावे। नोटिस से लेकर हत्या के आरोप तक और पारदर्शिता से लेकर चुनावी दाव तक बिहार की राजनीति अब हर रोज एक दिलचस्प मोड़ की ओर जाती दिख रही है। आपको क्या लगता है, पीके का ये सियासी दाव उन्हें कितना फायदा होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, प्रणाम।